जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग बाबू देखेंगे क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 5। ठीक है, नागरी लिपि, जो कि एक क्या है, निबंध है। ठीक है, नागरी लिपि क्या है, निबंध है। इसके रचयिता यानी लेखक की बात करें तो गुणाकर मूले जी हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। और ये है क्या बाबू, निबंध। यहां तक आप समझ गए। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे और एक भी पॉइंट आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। गुणाकर मूले का जन्म, ठीक है, इनका जन्म जो है 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। और इनका निधन सन 2009 में हो गया था, यानी स्वाहा हो गए थे कब, 2009 में। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जो इन्होंने अपनी कृतियां बनाई थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अक्षरों की कहानी, ये कृति कभी कभी हो सकता है कि निम्न में से कौन सी कृति मान लिया जाए गुणाकर मूले जी की है, तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी मिस ना हो, इस वजह से हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी, ये सब उनकी प्रमुख कृतियां थी। ठीक है, तो देखिए गुणाकर मूले की एक पुस्तक है। ठीक है, गुणाकर मूले जी की एक पुस्तक है अक्षर कथा। कौन सी है, अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियां, जितनी भी पूरी लिपियां थी, इसकी विस्तृत जानकारी दी है। किसमें, अक्षर कथा में। किसके द्वारा लिखा गया है, गुणाकर मूले। समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे अगला पॉइंट है, मराठी भाषा की लिपि क्या है बाबू, देवनागरी लिपि है। ठीक है, मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, और दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। किधर की, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि क्या कहलाती है, नंदी नागरी लिपि कहलाती है। ठीक है, नंदी नागरी कहलाती थी। ठीक है, अब पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों, मतलब विजयनगर के जो राजा थे उनके जो लेखों में देखा गया, वो नंदी लिपि को देखा गया। कौन सी लिपि, नंदी नागरी, उसको नंदी नागरी लिपि का नाम दे दिया गया। ठीक है, और पदताडिकम नामक एक नाटक था, जिससे यह जानकारी मिली पाटलिपुत्र जो था वो क्या था, एक नगर था। ठीक है, कौन से पदताडिकम। ठीक है, चलिए ये आपके इस किताब से कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाएगा और उम्मीद कम है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कम ही रहता है। बस अभ्यास से आपको एक दो वो प्रश्न जो होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न एक मैंने नहीं लिया, मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, और उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका इधर उधर नंबर नहीं जाने वाला। ठीक है, प्रश्न 2 की बात करें बाबू, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, आपको तो पता है। आपकी भाषा कौन, आपकी लिपि कौन सी है, हम लोग किस लिपि का इस्तेमाल करते हैं, देवनागरी लिपि, है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रोमन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है बाबू, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवाड़ी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगधी आदि। समझ में आया आप लोग को। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है बाबू, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवाड़ी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, ये सब भाषाएं किसमें आती है बाबू, देवनागरी लिपि में। कोई दिक्कत आप लोग को। प्रश्न संख्या 3, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। और देखिए देवनागरी लिपि को ऐसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, देवों की भाषा भी कहा जाता है। जब आप किताब पढ़िएगा बुक, तो आपको सब चीज क्लियरली समझ में आ जाएगा। कम से कम 2-3 बार प्रयास कीजिए किताब पढ़ने का, तो आपका जड़ थोड़ा मजबूत होगा। क्योंकि किताब जब पढ़िएगा तो नॉलेज आप ही को होगा, हमको थोड़ी ना होगा। तो किताब पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि किताब के ही अंदर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, किताब से ही रिलेटेड आता है, तो किताब पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपको। और यहाँ तो आपको मिल ही रहा है प्रश्न और आंसर और कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। किससे संबंध है, देखिए गुप्तकालीन ब्राह्मणी लिपि, ठीक है, तथा बाद में सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। ठीक है,
तो समझ में आया आप लोग को किसके से संबंध है बाबू? एक बार फिर देखिए, गुप्तकालीन ब्राह्मणी लिपि और बाद में किससे? सिद्धम लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 4, नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? ठीक है, तो देखिए, नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। नंदी नागरी किसको कहते हैं बाबू? देवनागरी को ही कहते हैं। और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नागर यानी नदेड़ की लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी। ठीक है, कहां से भैया? महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय में नंदी नगर था। ठीक है, नंदी एक नगर था, वहां की लिपि होने के कारण इसे नंदी नागरी लिपि कहना शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से प्राप्त हुए, उनका विवरण दे। तो देखिए, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का सामागढ़ दानपत्र 754 ईस्वी का है। समझे आप लोग? कहां का भाई? दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों वंश के राजा दंती दुर्ग का सामागढ़ दानपत्र 754 ईस्वी का है। ठीक है, चलिए आगे। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस त्रिकोण हैं, लेकिन समझ में आ रहा है आपको? किसकी लिपि में? ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि में क्या होता है? अक्षरों के सिरे पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें और अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है कि नहीं? यानी आपने ये क्या, किस लिपि का? आपका देवनागरी है ना? जितना दूर फैला है उतना ही दूर आपने क्या फैलाया? डंटी फैलाया, पर इसमें नहीं होता। इसमें आड़ी लकीरें होते हैं या ठोस त्रिकोण होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं बाबू। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? ठीक है, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं, इसके बारे में देखना है। तो उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे। ठीक है, उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, जिसमें मिहिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा हुए थे। ठीक है, मिहिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा हुए। मिहिर भोज 840 से 881 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, वहीं से हमको नागरी लेख प्राप्त हुआ था। समझे आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। चलिए बाबू, अब प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। तो देखिए, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, क्या कारण है? ठीक है, और लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो देखिए, नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में सप्रमाण सबूत तो नहीं है। ठीक है, परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। ठीक है, नागरी किसी नगर पे ही पड़ा था। अब पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहां के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। ठीक है, संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। जखने मान लीजिए वहां के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, उनका व्यक्तिगत नाम देव का, तो उनको देव कहा जाता था कि भाई अच्छे इंसान है देव। ठीक है, तो संभवतः देव, राजा देव हैं तो वहां क्या कहेगा? भाई देव का नगरी है, वहां देव रहते हैं। ठीक है, तो देवनगर भी कहलाता होगा। उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। ठीक है, तो लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई है कि भारत के सभी शहर नगर कहलाते थे। भारत के जितने भी शहर थे वो क्या कहलाते थे? नगर, है ना? लेकिन काशी कहलाती थी। ठीक है, तो समझ में आया आपको? उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लोगों ने नाम रख दिया होगा। लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई कि भारत के सभी शहर नगर कहलाते थे, लेकिन काशी देवनागरी कहलाती थी। सभी शहर नगर कहलाते थे, पर एक काशी जो थी देवनगरी कहलाती थी, देवों की नगरी थी। ठीक है, इसी आधार को लेकर उत्तर भारत की लिपि देवनागरी कहलाने लगी होगी। ठीक है, तो आपका 8 नंबर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 12 नंबर की, गुज्जर प्रतिहार क्या है? तो देखिए, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार विदेशी थे। कौन थे बाबू? विदेशी थे, और ये भारत आकर बस गए। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। ठीक है, और बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया।
गुज्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते हैं। मिहिर भोज आपके और कौन से एक महाराजा भैया, महेंद्रपाल, ये भी कहाँ के थे, विदेशी थे, ठीक है, जिनको गुज्जर प्रतिहार कहा जाता था। चलिए पाठ के आसपास से एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार मिला हुआ है, ठीक है, और थोड़ा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहता है भाषा और लिपि में क्या अंतर है, इस विषय पे शिक्षक से चर्चा करें। आप लोग शिक्षक से चर्चा कीजिएगा तो थोड़ा समझ लेते हैं, आपको पता है भाषा क्या और लिपि क्या है। तो देखिए भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, बोली, आप जो बोलते हो क्या भाषा है, आपकी बोली है। लेकिन लिपि शब्द का अर्थ क्या है, लिखावट की शैली, आप जो लिखते हो वो क्या होता है, लिपि, और आप जो बोलते हो क्या होता है, भाषा। समझे आपको। भारत में अनेक भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि, लेकिन उपरोक्त सभी भाषाओं की लिपि मात्र क्यों गया, कौन बाबू, देवनागरी, है कि नहीं। भाषा अनेक है पर सबकी लिपि देवनागरी। तो यहां तक बाबू आप लोग का खत्म हो गया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ठोकिए बिंदास होके, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक से, और वीडियो को जरूर मतलब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।